हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, आज तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राष्ट्रपति चल रहा था, प्रेसिडेंट चल रहा था। भाग 5 हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल 52 से जो भाग 5 है वो आपका आर्टिकल 52 से आपका आर्टिकल 51 तक 151 तक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हम लोगों ने अभी तक जो राष्ट्रपति विषय पर जो चर्चा कर ली थी, तो वो राष्ट्रपति पर लगने वाले या राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के बारे में चर्चा कर ली थी। तो इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो आज हम बात करने वाले थे, अब हम बात करने वाले थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति को देखिए कई सारी शक्तियां प्राप्त हैं। उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कर सकता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब मैं इम्पीचमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में ही क्लियर कर दी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रपति की शक्तियां या प्रेसिडेंशियल पावर्स जो होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो विषय है उसको हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना मोटिवेशन दे रहे हैं हमको कि हम आपके बीच में जुड़ पाते हैं। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त, यार, भाई भी ना छूटें तैयारी से। तो हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़ने का काम करिए और हम आपकी सफलता की राह को और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, मैंने आपको जैसा कि बताया कि प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, ठीक। फिर दूसरी कौन सी पढ़ेंगे हम, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां पढ़ेंगे, ठीक। तीसरी कौन सी पढ़ेंगे हम, तीसरी पढ़ेंगे हम लोग वित्तीय शक्तियां, ठीक। वित्तीय शक्तियां, ठीक है, वित्तीय शक्तियां। चौथी कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, न्यायिक शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, पांचवें की अगर हम बात करें, पांचवें की अगर हम बात करें तो कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां। छठे की अगर हम बात करें, छठे की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, ठीक। और अगर सातवें की हम बात करें, सातवें की अगर हम बात करें तो आती हैं आपातकालीन शक्तियां। कौन सी, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। तो ये 7 शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। तो हम इन सारी शक्तियों पर, जैसे ये कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्तियां क्या हैं राष्ट्रपति की, और वित्तीय शक्तियां क्या हैं, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो एक एक कर इन सारी शक्तियों के बारे में जो राष्ट्रपति को मिली हुई हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति को जो पहली शक्ति दी गई है, कार्यकारी शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियों से आखिर मतलब क्या होता है, इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल आजकल किसी भी टाइप से बन सकता है। आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देंगे और उसमें 4 शक्तियों के नाम देंगे। एक कोई ऐसी शक्ति होगी जो राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होगी, तो उसको आपको छांटना होगा। तो आप जब ये सारी शक्तियों के नाम आपको याद होंगे कि कौन कौन सी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, तभी आप उस सवाल को हल कर पाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियां कैसी शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका या कार्यकारी या कार्यपालिका की शक्तियां। तो ठीक, तो कार्यकारी शक्तियां क्या होता है, देखिए अनुच्छेद 53 में जो एक बात कही गई कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होंगी,
राष्ट्रपति के पास होंगी और इन शक्तियों का निर्वहन करने के लिए जो है अधीनस्थ अधिकारियों का प्रयोग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 53 क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होंगी। क्या क्या? संघ सरकार। संघ सरकार से आप मतलब समझिए कि संघ सरकार की जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां होंगी, जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, महान्यायवादी को नियुक्त करना, महालेखा और महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करना, चीफ जस्टिस को नियुक्त करना, इस प्रकार की जितनी भी शक्तियां होंगी वो किसके पास में होंगी? आपकी राष्ट्रपति के पास में होंगी। मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है नियमों कानूनों को बनाना, इस प्रकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसकी? राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है। और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाता है। ठीक, ये बात भी आपको समझनी होगी कि ये जो शक्तियां हैं इनका कार्यवाहन जो है वो किसके माध्यम से होता है? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। तो ये बात भी आप लोग को समझनी है। एक मिनट जरा मैं माइक चेक कर लूं। हाँ ठीक। तो ये कार्यकारी शक्तियां। अब देखिए कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो अनुच्छेद 75 की जब हम बात करेंगे, अनुच्छेद 75 की जब हम बात करें तो देखिए राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है कि बहुमत दल के नेता को क्या? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। क्या? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 75। ठीक, ये कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। क्योंकि हम लोग क्या राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर की बात कर रहे हैं। जब कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहे हैं तो आप कार्यपालिका से दो चीजें समझिए, एक तो लोकसभा और एक तो राज्यसभा। ये क्या आपकी कार्यपालिकाएं हैं। ठीक, तो जो बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा के चुनाव के बाद में जो बहुमत दल का नेता होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अब बहुमत दल का नेता कौन होगा? आपके पास कितनी? 545 सीट्स हैं। ठीक है, 545 सीट्स हैं। इसमें से 272 सीट्स जिसके पास में होंगी वो क्या? पीएम बन जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। दूसरी शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। ऐसा क्या कहीं किसी आर्टिकल में उल्लिखित है? ये सवाल आपको यहाँ पे पूछना चाहिए। तो नहीं, इस प्रकार का कोई भी व्याख्यान संविधान में नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन ट्रेंड है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, दैट्स वाई दिलाई जाती है। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई ये कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति। तीसरी बात अगर हम करें इसमें, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या? मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाएगा। ठीक, पहली बात क्या देखिए यहाँ पे समझनी कि मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। पहली बात तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करा। दूसरी कार्यपालिका शक्ति ये है कि मंत्रियों को नियुक्त करेगा। अगर हम यहाँ पे तीसरी बात देखें, मंत्रियों को नियुक्त करेगा। किसकी? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करेगा। उनके विभागों का बंटवारा करेगा। ठीक, तो ये बात भी हो गई। तो हम यहां पर देख क्या रहे हैं कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य जो है कार्यपालिका में कर सकता है। पहली बात तो क्या, आप बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा तो फिर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। केंद्रीय कैबिनेट जो होगा उसके मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तीसरी बात क्या, जो मंत्री वो नियुक्त करेगा उन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक, तो ये आपकी जो बातें हैं ये कहां पर हैं? आर्टिकल 75 में। अगर हम आर्टिकल 77 देखें, आर्टिकल 77 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 77 क्या कहता है कि संघ सरकार में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। क्या कहता है कि संघ सरकार में
संघ सरकार क्या मतलब? जो केंद्र सरकार है। संघ सरकार में जो भी कार्य होंगे या जो भी आदेश, शासनादेश, अनुदेश जो भी लागू होंगे वो किसके? राष्ट्रपति के नाम पर लागू होंगे। पहली बात क्या? संघ सरकार के 77 क्या कहता है? संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ठीक, तो ये बात भी आप लोगों ने समझ ली। ठीक है 77। और दूसरी क्या? जो कार्य आवंटन है, कार्य आवंटन, जैसे मैंने बताया कि अभी विभागों का विभाजन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कार्य जो आवंटन है वो कौन करेगा? कार्य आवंटन जो है पर जो नियम है वो भी कौन? राष्ट्रपति ही बनाएगा। दूसरी बात क्या कहता है? ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात क्या? कार्य आवंटन पर जो नियम है वो भी राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक, कार्य आवंटन पर जो नियम है, कार्य आवंटन पर नियम भी राष्ट्रपति ही बनाएगा, नियम बनाएगा। ठीक, तो हम लोग कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। अब हम लोग अगर अनुच्छेद 78 की बात करें, अनुच्छेद 78 की बात करें तो अनुच्छेद 78 में देखिए 3 चीजें दी हुई हैं, 3 चीजें दी हुई हैं। तो चलिए अनुच्छेद 78 के बारे में हम अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्या? राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री से देश की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी यहां पर? दूसरी बात आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, विधि निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए संसद कोई कानून लेकर आ रही है, कोई कानून बना रही है, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो रहा है, तो उस बारे में भी जानकारी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, या प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या कहता है 78? तीसरी बात क्या कहता है? प्रधानमंत्री को बुलाकर राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि प्रधानमंत्री को बुलाकर किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है तथा मंत्रियों का अधिवेशन बुला सकता है। ठीक, ये हो गई तीसरी बात। देखिए मैं ओरली बता रहा हूं आपको, नोट करना है, नोट कर लीजिए। पहली बात तो क्या कि प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था के बारे में जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जान सकता है। ठीक, दूसरी बात क्या होगी? विधि निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और तीसरी बात क्या होगी कि किसी भी विषय राष्ट्रपति किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकता है तथा मंत्रिपरिषद की बैठक को बुला सकता है। ठीक, ये 3 बातें आपकी कहां? आर्टिकल 78 डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 78 के बारे में जो हम लोगों ने जान लिया तो क्या कहता है? और जब कार्यपालिका शक्तियों की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अटॉर्नी जनरल और सीएजी की भी बात करना क्योंकि जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उसकी बात नहीं करेंगे तो बात यहाँ पर क्या थोड़ा सा अधूरी रह जाएगी कि सर आपने आधी बात की, आधी तो रह ही गई। तो नहीं भैया, हम कोई लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे, हम आपको पूरा का पूरा बता कर जाएंगे। अब बात आती है अटॉर्नी जनरल। ठीक, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अटॉर्नी जनरल कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या कहते हैं हम लोग? अटॉर्नी जनरल। ठीक, तो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, उसको शपथ दिलाएगा। ठीक, तथा प्रसाद पर्यंत जो है उसको काम पर रख सकते हैं। मतलब प्रसाद पर्यंत का आप मतलब यहां पर समझने की कोशिश करिए कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उनको रख सकता है। तो किसकी? अटॉर्नी जनरल, यानी कि क्या? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, उनको शपथ दिलाएगा। ठीक, दूसरी बात क्या? महालेखा, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक को क्या नियुक्त करेगा और उनको शपथ दिलाएगा। शपथ
दिलाएगा। ठीक, ये क्या मतलब CAG, ये पूरा टॉपिक है, मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। या इसके बाद देखिए हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, और उसके बाद में हम लोग फिर राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो मिलती जुलती शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, या इनकी शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका शक्तियां पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, और क्या करेगा कार्यपालिका शक्तियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए राष्ट्रपति क्या करेगा, 29 राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति ही 29 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, वहां उपराज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे प्रशासकों की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 74 की बात करें, क्योंकि हमने आर्टिकल 75 की तो बात की लेकिन आर्टिकल 74 की बात नहीं की, तो अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें तो आर्टिकल 74 3 बातों की चर्चा करता है। कितनी? 3 बातों की चर्चा करता है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 74 आखिर कौन कौन सी 3 बातों की चर्चा करता है। पहली बात आर्टिकल 74, यहां पे देखेंगे आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन, प्रधानमंत्री होगा। पहली बात ये कहता है आर्टिकल 74, कहा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा या जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक, ये पहली बात हो गई। अगर हम दूसरी बात करें, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। पहली बात तो मंत्रिपरिषद होगी किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। मंत्रिपरिषद जो है होगी वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। एक चीज जहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा शक्तियों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को जितने भी कार्य करने होते हैं वो मोस्टली क्या, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसा मंत्रिपरिषद सलाह देगी वैसा उस प्रकार से राष्ट्रपति कार्य करेगा। हालांकि उसकी कुछ पर्सनल शक्तियां हैं जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें, उसके लिए बस बने रहना चाहिए आपको हमारे साथ में। अपने कॉपी कलम लेके जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको नोट करना है। रही नोट्स की बात, तो जिस दिन वीडियो पे सही से व्यूज, सही से सब्सक्राइबर्स हो गए, उस दिन के बाद से नोट्स वगैरह भी आपको मिलने लग जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ऐसे ही चलाना है क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा होता है, हमको पढ़ना भी होता है, फिर आपको पढ़ाना भी होता है। तो और अभी हमारा कोई उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना अच्छा, तो इस वजह से हम आपको जितना कोशिश कर पाते हैं, जितनी हमसे मेहनत हो पाती है, हम अपना 100% देने को आपको हमेशा कोशिश करते हैं और दे भी रहे हैं। तो आर्टिकल 74 2 बातों की हमने चर्चा कर ली, कार्य करेंगे। अगर हम इसके आगे की बात करें, पहली बात हमने की आर्टिकल 74 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक, और तीसरी बात क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का ये शक्ति होती है या उसका स्वविवेक होता है, या कह लीजिए उसकी शक्ति होती है कि वो उस सुझाव को या उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक, एक बार क्या, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़ ली जो कार्यपालिका शक्तियां थी राष्ट्रपति की, उनके बारे में। अगली जो हम बात करेंगे वो व्यवस्थापिका शक्तियों की बात करेंगे। ठीक, व्यवस्थापिका शक्तियों की हम लोग बात करेंगे। तो व्यवस्थापिका शक्तियों की जब हम बात करें, व्यवस्थापिका शक्तियों की जब हम बात करें, अगली बात किसकी करेंगे, व्यवस्थापिका शक्तियों की। व्यवस्थापिका शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां।
देखिए अनुच्छेद 79 व्यवस्थापिका शक्तियों की बात हम जब करें तो अनुच्छेद 79 को अगर हम एक बार देखें तो अनुच्छेद 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि भारत की संसद में कौन कौन होगा। भारत की संसद में कौन कौन होगा? पहली बात, भारत की संसद में कौन कौन होगा? भारत की संसद में पहली बात कौन? प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट होगा। दूसरी बात कौन होगा? काउंसिल ऑफ द स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। ठीक, कौन कौन? काउंसिल ऑफ द स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, ठीक, ये चीज। और अगर आर्टिकल 99 की बात करें, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। ये होती हैं इनकी व्यवस्थापिका शक्तियां। क्या? देखिए थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करिए, चीजें थोड़ी सी टिपिकल होती नजर आएंगी आपको। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि भारत की संसद में कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल्स होंगे। ठीक, तो ये चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? आर्टिकल 79 से। अगर हम आर्टिकल 99 की बात करें तो आर्टिकल 99 आपका क्या कहता है? राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति होगा, जो भी संसद के सदस्य होंगे, जो एमपीज होंगे, उनको क्या शपथ दिलाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 99 क्या कहता है कि आर्टिकल 99 के बारे में आपको बताया कि राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, आपका आर्टिकल 99 कहता है। ठीक, अगर आर्टिकल 99 के बाद की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति वरिष्ठतम जो संसद, देखिए पहली यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि चुनाव हुआ लोकसभा का, मान लीजिए जैसे कि अभी 2014 के बाद 2019 में चुनाव हुआ। ठीक, चुनाव के बाद में सभी संसद के सदस्य जो एमपीज थे वो चुनकर जाते हैं संसद में। ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो संसद के सभी सदस्य चुनकर आएंगे वो उनको क्या, या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा कोई भी व्यक्ति जो अधिकृत किया जाएगा वो संसद के सदस्यों को क्या शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा संसद में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको क्या, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है ये भी यहां पर जान लेना जरूरी होता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका कार्य क्या होता है कि संसद के जो अन्य सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएगा। अब यहां पर आप एक चक्री जो घूम गई उसको समझने की कोशिश करिए कि पहली बात तो क्या, जो प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिला रहा है? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्धारित किया हुआ व्यक्ति जो है प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य यह है कि वह उन व्यक्तियों को शपथ दिलाएगा जो संसद के अन्य व्यक्तियों को शपथ दिलाएगा। ठीक, सिंपल सी बात, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, और प्रोटेम स्पीकर का अगर एक कार्य और हम लोग देखें, प्रोटेम स्पीकर आखिर कब तक, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। अस्थायी अध्यक्ष वो तब तक कार्य करेगा जब तक नया अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष जो है वो ना नियुक्त हो जाए। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष कैसे नियुक्त होता है? हाथ उठाओ, वही वाला चक्कर है कि हाँ ठीक, हम इनको मान लिए, तो ये वाला सिस्टम चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, राष्ट्रपति की यहाँ पर जो व्यवस्थापिका शक्तियां देखेंगे हम लोग, तो आर्टिकल 331 में जाएंगे। अगर हम आर्टिकल 331 की बात करें, व्यवस्थापिका शक्तियों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर से हमको कनेक्ट करके पढ़नी होंगी। आर्टिकल 331 क्या कहता है कि अगर लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह 2 एंग्लो इंडियंस को क्या मनोनीत कर सकता है। ठीक, पहली बात। और अगर एक एंग्लो इंडियन चुनकर आता है या निर्वाचित होकर आ जाता है
तो वह एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा, ऐसा आर्टिकल 331 आपका कहता है। आर्टिकल 331, ठीक, आर्टिकल 331 जो ये आपके 545 होते हैं, 545 में से आपके कितने 543 ये तो आपके निर्वाचित होते हैं, और इसमें ये जो आपके 2 होते हैं ये आपके कौन से मनोनीत होते हैं, कौन से मनोनीत होते हैं। तो ये जो 2 सदस्य हैं इनको कौन मनोनीत करता है, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये बात कहाँ पे आपकी की गई है, आर्टिकल जो है 331 में। तो ये अगर मान लीजिए कि 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करना है और उनमें से एक एंग्लो इंडियन जो है चुनाव को जीत कर आता है या निर्वाचित होकर आता है, तो एक ही नियुक्त करना होगा, तो एक को भी नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, ये उनकी शक्ति है, ठीक। तो ये बात आपकी आर्टिकल 331 की बात हो गई। अब एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस। अब आप यहाँ पर एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन देखिए वो व्यक्ति होता है जिसके पिता दादा में से कोई एक अंग्रेज हो, ठीक है, और उसकी माँ क्या भारतीय हो। उसका जो पुत्र होगा, मतलब दो, या इस बात को इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए, वो व्यक्ति जिसके माता या पिता या दादा में से कोई व्यक्ति जो है अंग्रेज हो, ठीक, या किसी जो है वेस्टर्न कंट्री का हो, और उसकी माँ जो है वो क्या भारतीय हो, माँ या दादी उसकी भारतीय हो, तो वो कौन कहलाता है, वो कहलाता है एंग्लो इंडियन। और ये इस बात का जिक्र कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल आपका 366 में, 366 में, ठीक, एंग्लो इंडियंस की बात की गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, आर्टिकल 80 देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल 80 देखेंगे, आर्टिकल 80 देखेंगे। अब आर्टिकल 80 क्या कहता है, देखिए यहां पर जब मनोनीत करने की बात चल रही है, जब हम जो है व्यवस्थापिका शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 80 क्या कहता है, आर्टिकल 80 का 3 क्या कहता है, आर्टिकल 80 का 3 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की यह शक्ति होगी कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने, देखिए ये आपकी संसद, यहां आप ध्यान दीजिएगा आप, ये आपका हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, ठीक। अब यहां पे कितने सदस्य, 2 सदस्य मनोनीत करता है लोकसभा में, ठीक है। कितने सदस्य टोटल होते हैं, 545, 545 में से 2 मनोनीत होते हैं, वो कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन, और वो 361, आर्टिकल 361 में इस बात का जिक्र है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 245, 245 में से कितने 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और ये 12 सदस्य होते कौन हैं, तो ये जो विभिन्न क्षेत्रों में जो है महारत हासिल किए हुए लोग होते हैं, वो कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत के क्षेत्र या खेल के क्षेत्र में जो लोग अपना उच्चतम प्रदर्शन देते हैं, उनको क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से या मंत्रिपरिषद की ये विवेक से नहीं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो ये 12 व्यक्ति वो होंगे जो कला, विज्ञान, संगीत, आपका खेल आदि में क्या महारत हासिल होगी, या अपने जो है अपने क्षेत्र का उच्चतम जो लोग होंगे, अपने क्षेत्र में उच्चतम प्रदर्शन करने वाले लोग होंगे, ये वो 12 लोग होंगे। तो ठीक, तो राज्यसभा में कौन, कितने 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, आर्टिकल कौन, आर्टिकल 80 का 3 ये बात कहता है, ठीक। इतनी बात भी हम लोगों ने समझ ली। अब अगर हम आर्टिकल 85 की बात करें, आर्टिकल 85 की बात करें, तो आप देखिए आर्टिकल 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है। 85 की बात करें, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन बुला सकता है या आहूत कर सकता है, आहूत कर सकता है, करता है। आहूत क्या करता है, कहते हैं नहीं कि आहूत मतलब क्या, आवाज दे सकता है, बुला देना, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंदी हो जा रहा है ये, ठीक है, कॉल कह सकते हैं आप इसको, कॉल कर देना, ठीक है, एक जनरल कॉल हो गई जैसे।
तो ये बात आप आर्टिकल 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति होगी कि वह संसद का अधिवेशन बुला सकता है या आहूत कर सकता है, ठीक है, या जो है सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। सत्र से आप समझ रहे होंगे, जैसे आप देखते हैं ना जो लोकसभा में बहस होती है उसी को सत्र बोलते हैं, ठीक है। तो सत्र को क्या क्या कर सकता है कि उसको जो है खत्म करने की घोषणा कर सकता है। और तीसरी बात अगर हम करें कि राष्ट्रपति क्या लोकसभा को क्या भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 85 कहता है। राष्ट्रपति को यह पावर होती है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग को समझनी है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। इसमें आर्टिकल 86 है। इसमें आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है तथा संदेश भेजने का अधिकार है। संदेश भेजने का अधिकार से मतलब क्या है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के लिए संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है, ठीक। आर्टिकल 86 जो है इस बात की व्याख्या करता है कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण की अगर हम बात करें, आप लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना होगा। तो अभिभाषण क्या होता है? राष्ट्रपति देखिए, जब भी लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें सबसे पहले जो भाषण दिया जाता है वो कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। और वो जो भाषण होता है वो तैयार कौन करता है? वो करता है मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद के तैयार किए हुए भाषण को जिसको राष्ट्रपति डिलीवर करता है उसको कहते हैं हम लोग अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण। और ये बात कहां पर है आपकी? ये भी आपकी 86 में, ठीक। 86 क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करता है। तो आगे हम अगर और इसमें देखें आर्टिकल 87 के बारे में, तो 87 क्या कहता है हमको ये देखना होगा। तो आर्टिकल 87 देखिए क्या कहता है कि जो साल का पहला अधिवेशन होगा उसको अनिवार्य रूप से कौन? राष्ट्रपति संबोधित करेगा। अब उस पहले अधिवेशन को क्या कहते हैं? बजट सत्र कहते हैं। बजट सत्र को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति क्या आपको संबोधित करते हैं। ये आपका आर्टिकल 87 कहता है। आर्टिकल 87 क्या कहता है कि जो आपका सत्र का पहला जो बैठक होगी, जो पहली बैठक होगी या पहला सत्र होगा, उसको कौन संबोधित करेगा? वो कौन? बजट सत्र को कौन संबोधित करता है? बजट सत्र को संबोधित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ये अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। ये आपका आर्टिकल 87 करता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने जो आपको बताई, आर्टिकल 87 ही इस बात का जिक्र करता है कि जब भी चुनाव होंगे और चुनाव के बाद में जब भी लोकसभा की पहली बैठक होगी तो राष्ट्रपति उसमें अपना अभिभाषण देंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं सबसे पहले जो भाषण होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का होता है। तो ये बात भी आप लोग को समझ लेनी होगी। अब एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करिए कि कोई बिल है, ठीक, कोई विधेयक है जो लोकसभा से तो पास हो जाता है, ठीक, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होता, ठीक है। लोकसभा में पास हो जाता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, कि जैसे मान लीजिए कोई बिल है, ठीक, ये बिल कहां? राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या? 6 महीने बाद, ठीक, लोकसभा से, और फिर क्या ये लोकसभा से पास नहीं होता है, लोकसभा से पास नहीं होता है, ठीक। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझने, कोई बिल है, ठीक, कोई विधेयक है जो राज्यसभा ने तो 2/3 बहुमत से पास कर दिया, लेकिन लोकसभा उसको पास नहीं करता, ठीक। तो 6 महीने की अवधि के बाद राष्ट्रपति क्या इस बिल के लिए एक बैठक बुला सकता है, एक बैठक
बुला सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, बैठक बुला सकता है। और इस बात का जिक्र कहाँ पे है? आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि यदि कोई बिल राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में पास नहीं होता है या लोकसभा 6 महीने तक उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, तब राष्ट्रपति विरोधाभास की स्थिति में उस बिल के रिस्पेक्ट में क्या एक बैठक बुला सकता है। ये आपका आर्टिकल 108 इस बात की व्याख्या करता है। ठीक, अब देखिए बिल कैसे पास होता है। राष्ट्रपति की जो बिल पास करने की शक्तियां, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बिल है, कोई विधेयक है। देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं छोटे छोटे लेक्चर बना के कई पार्ट्स में वीडियो आते हैं मेरे, ठीक है। तो आप कोई भी पार्ट मिस ना करें, अदरवाइज आप पूरा कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे। तो सारे पार्ट्स को देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो राष्ट्रपति के जो बिल, देखिए कोई भी ये संसद है आपका, ठीक है, आप संसद है, ठीक, संसद में आपने क्या एक विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक, विधेयक प्रस्तुत हुआ, विधेयक पास होने के बाद में कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति अगर इस पे सिग्नेचर कर देते हैं, अगर राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देते हैं तब तो यह बिल पारित हो जाएगा। ठीक, अगर नो सिग्नेचर हो जाए, मतलब कोई सिग्नेचर इस पे ना करे राष्ट्रपति इस पे कोई सिग्नेचर ना करे, तो यह बिल पास नहीं होगा। ठीक, और तीसरा काम राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि एक बार तो मान लीजिए कोई बिल आया, उस पर राष्ट्रपति ने सहमति जताई और वो बिल पास हो गया। दूसरी बात क्या कि राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, यानी कि वो बिल रद्द हो गया। तीसरी बात क्या, राष्ट्रपति ना तो उस पर सिग्नेचर करें, ना ही उसको वापस करें। तो ना तो हाँ हो राष्ट्रपति की, ना तो ना हो, मतलब हाँ भी नहीं कर रहे हैं महाराज, ना भी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पावर होती है उसको क्या कहते हैं? वीटो पावर कहते हैं। ठीक, वीटो पावर कहते हैं, ठीक है, वीटो कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। ये विधेयक मान लीजिए आ जाता है राष्ट्रपति के पास, इस पे राष्ट्रपति कितने दिन बाद सिग्नेचर करते हैं, इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। वो चाहे तो सिग्नेचर करे, चाहे तो ना करे, इसके लिए भी वो बाध्य नहीं है। वो चाहे तो हाँ करे, चाहे तो ना करे। और यही जो पावर होती है उनको, इसको कहते हैं वीटो पावर या निषेधात्मक पावर। इसको, ये जो पावर होती है कि हम ना तो ना करेंगे ना तो हाँ करेंगे, ये निषेध है। ठीक, तो ये निषेधात्मक पावर होती है, ठीक है, निषेधात्मक शक्ति होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझनी होगी। अब राष्ट्रपति के द्वारा बिल जब पास किया जा रहा है और राष्ट्रपति की जो बिल के संबंध में जो भी संतुष्टि है या जो बिल को पारित करने के संबंध में जो भी उल्लेख किए गए हैं, वो कहाँ पे किए गए हैं? आपके आर्टिकल 111 इस बात का उल्लेख करता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 इस बात का उल्लेख करता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख जो है वो कहाँ पर है? आपका आर्टिकल 111 में। जब हमने वीटो की बात की तो निषेधात्मक, वो क्या बोलते हैं, निषेधाधिकार, वीटो को बोलते हैं क्या? निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, ठीक, निषेधाधिकार। तो देखिए वीटो पावर्स जो हैं क्या, वो कई प्रकार की हैं। तो इसमें कुछ भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, कुछ नहीं प्राप्त हैं। तो चलिए हम उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त हैं। तो पहला कौन सा होता है? क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, इसको बोलते हैं हम लोग विशेषित निषेधाधिकार। ठीक, पहला कौन सा होता है? क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, इसको बोलते हैं विशेषित निषेधाधिकार। निषेधाधिकार, ठीक, विशेषित निषेधाधिकार। अब अगर हम इसके बारे में
तो क्वालिफाइड वीटो की अगर बात करें, मान लीजिए कोई बिल है, कोई विधेयक है, लोकसभा उस बिल को क्या 2/3 बहुमत से पास कर सीधे राष्ट्रपति के पास में भेज देता है। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा यहाँ पर इसको, कि संसद से कोई बिल पास होता है, कोई बिल पास होता है और वो राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट क्या इस बिल पर सिग्नेचर करने से डिनाई कर देते हैं या ना मानने से इनकार कर देते हैं, और क्या कहते क्या हैं कि ये 2/3 बहुमत से पास हुआ, और कहते हैं कि अगर ये बिल लोकसभा से पास हुआ है तो इसको राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। तो क्या होता है, वो बिल वापस आ जाता है। फिर राज्यसभा में जब वो बिल 2/3 बहुमत से पास होता है और वह बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास में जाता है, तब वह बिल पास करते हैं। ठीक, और ये जो क्वालिफाइड वीटो की जो शक्ति है, जो विशेषी निषेधाधिकार की शक्ति है, ये राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ये शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा होता है कौन सा, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो को हम लोग क्या कहते हैं, अत्यंतिक निषेधाधिकार, अत्यंतिक निषेधाधिकार। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग कौन सा, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा कौन सा है, एब्सोल्यूट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो कौन सा होता है, अत्यंतिक निषेधाधिकार। मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो मान लीजिए कोई बिल है जो संसद में अब यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, संसद है, संसद में कोई बिल पास हुआ, कोई बिल पास हुआ और वो कहाँ जाएगा पास होने के बाद में, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, और प्रेसिडेंट क्या इस पे सिग्नेचर नहीं करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं। तो बिल क्या होगा, सदैव के लिए रद्द हो जाएगा। वो बिल क्या होगा, सदैव के लिए रद्द हो जाएगा। और यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी बिल पर सिग्नेचर ना करें तो वह बिल पारित नहीं होगा। इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक निषेधाधिकार। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें तो एक होता है, देखिए, सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, निलंबनकारी। ठीक, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बताया था कि सस्पेंशन क्या होता है, तो आप लोग याद करके कमेंट में बताइए सस्पेंशन क्या होता है। एक देखिए सस्पेंशन वीटो होता है, ठीक, सस्पेंसिव वीटो या सस्पेंशन वीटो, या इसको निलंबनकारी बिल करते हैं। तो सस्पेंशन वीटो क्या होता है, देखिए ये संसद है, संसद में कोई बिल पास हुआ, कोई बिल पास हुआ और वो बिल पास होकर कहाँ जाएगा, आपका प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट के पास में। तो प्रेसिडेंट क्या इस वीटो का प्रयोग करके उस बिल को एक बार क्या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि इसमें कमियां हैं, इनको सुधार करिए, इन पर दोबारा विचार करिए, और दोबारा विचार करने के बाद में 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने के बाद में तब हमारे पास लाइए, तब हम विचार करेंगे कि इस पर सिग्नेचर करना है कि नहीं करना है, इस बिल को पारित होना है कि नहीं होना है। तो ये हो गया आपका सस्पेंसिव वीटो। ठीक, अब एक लास्ट जो बचता है आपका वो होता है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। अब पॉकेट से आप समझ गए होंगे, पॉकेट वीटो से क्या, पॉकेट वीटो का मतलब क्या कि हमने जेब में डाल लिया। अब जेब में डालने का मतलब क्या कि संसद में कोई बिल पास हुआ, वो प्रेसिडेंट के पास में गया, प्रेसिडेंट ने ना तो हाँ कहा, ना तो ना कहा, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेजा, मतलब ना ही उस पर सिग्नेचर किए, ना ही उसको वापस भेजा, और ना ही उसे रद्द किया, और ना ही हाँ बोला ना ही ना बोला, उसको क्या जेब में डाल लिया, वो पड़े हैं। तो इस प्रकार के वीटो, इस प्रकार की जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की, उसको क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, पॉकेट वीटो, या क्या कह सकते हैं इसको, जेबी निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार। और एक चीज, भारत का जो राष्ट्रपति है वो संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा, मान लीजिए कि ये विधेयक जो था, ये जो बिल था, ये संविधान के संशोधन का था, और इस संविधान संशोधन के बिल पर भारत का राष्ट्रपति अपने किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान सकती है। और ना ही इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ना ही इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो वीटो शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की, उनके बारे में भी चर्चा कर ली। अब जब संविधान संशोधन की बात आई तो संविधान संशोधन आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था कि संविधान संशोधन कहाँ पर आपका आर्टिकल 368 में 368 के अंतर्गत 368 में यह उल्लेख किया गया है कि संविधान में संशोधन का जो शक्ति है वो किसके पास में है? संसद के पास में। वो किसके पास में है? संसद के पास होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में फिर से एक नई ऊर्जा के साथ में, आपको एक नई राह पर लेके जाने के लिए। तो दोस्तों बस करना क्या है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के सेशन में इस तरह यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है और आपकी एक नेक्स्ट क्लास भी लेनी है। तो इस वजह से मैं इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करूँगा और मिलेंगे आपसे अगले सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए उत्साह के साथ में। तब तक के लिए आप बस बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।